हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट्स का तीसरा पार्ट 3। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोस कंप्लीटली। वीडियोस को ध्यान से देखें, पूरे वीडियोस देखें। कई सारे बच्चे हैं जो वीडियोस देखते नहीं है या फिर थोड़ा सा देखते हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये सबसे पहली कंडीशन है कि आप वीडियोस को देखें और पूरा देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। So let's start democratic rights part 3. In the previous video we discussed about the fundamental rights, all the fundamental rights from article 14 to 18, 19 to 22, and in detail we can say that article 14 to 32. In the previous video we discussed about this topic, all the fundamental rights. लेकिन हमने पढ़ा कि पार्ट 3 में Part 3 of the Constitution consists of Article 12 to 35. तो 14 to 32 तो हमने पढ़ लिया, लेकिन 12 and 13 and 33, 34, 35 हमने नहीं पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 12, 13, उसके बाद 33, 34, 35 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम NHRC के बारे में पढ़ेंगे। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के बारे में और कुछ और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहें। लेट्स स्टार्ट आर्टिकल 12। व्हाट इज इन आर्टिकल 12? आर्टिकल 12 प्रेस्क्राइब्स विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब आप कहेंगे स्टेट की डेफिनेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलरली एक स्पेशल आर्टिकल बनाने का क्या मैटर है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ पार्ट 3। ये ध्यान से सुने आप लोग, इसमें जो स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है ये कंसिडरिंग पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रास्ट में जो स्टेट की डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 प्रेस्क्राइब कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, व्हाट इज स्टेट? स्टेट इंक्लूड्स, क्या है? स्टेट इंक्लूड्स इन इंडिया गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये क्या कहता है? यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, राइट? इट इज अबाउट यूनियन गवर्नमेंट कंसिस्टिंग और इडेस्ट, दैट इज वी कैन से दैट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो ये आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। तो स्टेट में क्या चीज आती है? स्टेट में सबसे पहले ये बता दिया गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, एज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा इसमें आता है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, इसमें जो है ये क्या है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन स्टेट। तो ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट, राइट? इन पर्टिकुलर स्टेट और द स्टेट्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। तीसरा इसमें आता है लोकल बॉडीज। ऑल द लोकल बॉडीज, जैसे लोकल अथॉरिटीज में क्या आ गया? पंचायत आ गया, म्यूनिसिपैलिटीज आ गई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया, जिला परिषद आ गया। ये सब इसमें लोकल बॉडीज के अंदर आ गया, लोकल अथॉरिटीज के बारे में आ गया। इसके बाद आता है ऑल द स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज और अथॉरिटीज। ये होता है मेकिंग मीन्स बाय लॉ। स्टैट्यूटरी बॉडीज आर मेड विद द लॉज, बाय द लेजिस्लेचर। नॉन स्टैट्यूटरी जो भी बॉडीज होती हैं या अथॉरिटीज होती हैं, ये बिना कानून बनाए सेटअप की जाती हैं। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। जैसे LIC, राइट? ONGC या SAIL, ये सारी किस तरह की हैं? या तो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं या फिर नॉन स्टैट्यूटरी जो है अथॉरिटीज हैं। तो इस तरह से आर्टिकल 12 का ये इसमें कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम चलते हैं आर्टिकल 13 की तरफ। ध्यान से सुनेंगे, इसमें लिखा हुआ वो देखिए, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ध्यान से सुनिए, इट डिक्लेयर्स दैट द लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि ऐसे कानून जो फंडामेंटल राइट्स को किसी तरह से डेरोगेट कर रहे हैं या फिर उनके रिगार्डिंग इनकंसिस्टेंट है, यानी कि वो उनके अगेंस्ट है कहीं ना कहीं,
अगर ऐसे कानून पार्लियामेंट बनाती है या स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं, फंडामेंटल राइट्स को मतलब ओवरकम करने वाले कानून अगर बनते हैं या उनके अगेंस्ट कानून बनते हैं, तो ये आर्टिकल एक स्पेसिफिक जो है जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू आप इसको कह सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, इसका प्रोविजन, सो इट इज स्पेसिफिक, प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि अगर ऐसा होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 क्या होता है, इनके पास स्पेसिफिक पावर होती है टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट दीज काइंड्स ऑफ इनकंसिस्टेंट और डेरोगेटिव लॉज। समझ आ गया? तो आर्टिकल 12 स्टेट के बारे में है, 13 है एक तरह से हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक स्पेसिफिक एक मैकेनिज्म है जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो ये दोनों आर्टिकल मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। अभी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और लेकिन वीडियो को फिर से कह रहा हूं ध्यान से देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 33। इस आर्टिकल में स्पेशल क्या है कि दिस आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट विद स्पेशल पावर। ये कौन सी पावर होती है? रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। ये स्पेशल प्रोविजन इसके अंदर पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, इट इज एम्पावर्ड विद स्पेशल पावर टू रिस्ट्रिक्ट एंड एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स of all the forces, for example मिलिट्री, पैरामिलिट्री, राइट, सभी टाइप की फोर्सेस आ गई, इंटेलिजेंस एजेंसी आ गई, राइट, और इस तरह के दूसरे जो बॉडीज हैं जो गवर्नमेंट में सीक्रेसी में या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का मैटर होता है या कंट्री की सिक्योरिटी का मैटर होता है, तो उस केस में उसके जो एम्प्लॉइज होते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करना या फिर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने का राइट जो है वो पार्लियामेंट के पास है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 33 में। आर्टिकल 34 बहुत ही आसान है, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स। जो पार्लियामेंट है इसके पास स्पेशल पावर है रिस्ट्रिक्ट करने की, जो राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करने की। लेकिन कौन सा मैटर यहां पे है? आर्टिकल 34 का जो स्पेशल मैटर है वो है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, ये मार्शल लॉ क्या होता है? जब पावर मिलिट्री को दे दी जाती है किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, कंट्री के किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी भी एरिया में जब कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वहां पे मार्शल लॉ लगा सकती है। मार्शल लॉ का मतलब है कि वहां जो स्पेशल पावर हो मिलिट्री के हाथ में आ जाती है, आर्मी को जैसे लगा दिया कहीं पे, तो वहां पे स्पेशल पावर जो है वहां आर्मी के पास या फिर मिलिट्री के पास आ जाती है, और जो अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स के साथ वहां पे काम करते हैं, तो उस कंडीशन में भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या हो जाते हैं? रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये पावर मार्शल लॉ के ड्यूरेशन में होती है। हालांकि मार्शल लॉ ये इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि मार्शल लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं है, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, आपको याद रखना है मार्शल लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसका स्पेसिफिक प्रोविजन जो है उसके अकॉर्डिंग मार्शल लॉ किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लगा सकती है। तो ये आपका आ गया आर्टिकल 34 में। इसके बाद आता है 35, आर्टिकल 35, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। दिस पार्ट का मतलब है ऑल द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, दिस पार्ट का मतलब होता है पार्ट 3, और पार्ट 3 का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स। तो क्या कहता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है? कुछ फंडामेंटल राइट्स को स्पेसिफाइड करने के लिए, ध्यान से सुनिए, कुछ फंडामेंटल राइट्स को वो स्पेसिफाइड करने के लिए और प्रोविजन ला सकती है, कानून बना सकती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती, राइट। तो आर्टिकल 35 इज प्रेस्क्राइब्ड विद द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, राइट, टू मेक लॉज अकॉर्डिंग मीन्स अबाउट द फंडामेंटल राइट फॉर प्रोवाइडिंग देम स्पेसिफिक प्रोविजंस which are not in hands of the state government। जो पावर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं होती है, ऐसी पावर्स पार्लियामेंट के पास होती हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को स्पेसिफाइड करता है। तो ये इस तरह से आपका हो गया आर्टिकल 33, 34 एंड 35।
तो ये आपके जो आर्टिकल जो बचे हुए थे, जो कल हमने डिस्कस नहीं किए थे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एनएचआरसी। इसमें सबसे पहले ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसको समझिए। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बाय द यूएन, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के बारे में आप जानते हैं, स्पेशल इसके लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। यूनाइटेड नेशन जो है 24 अक्टूबर 1945 को सेटअप किया गया था, एंड इट कंसिस्टेड ऑफ 51 फाउंडर मेंबर्स इन द बिगिनिंग, एंड टुडे देयर आर 193 मेंबर्स, राइट। सो इट डिक्लेयर्ड डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑन 10 दिसंबर 1948, और इसीलिए 10 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय जो अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है, जिसको हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कहते हैं, वो 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली है उसने डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है वो किया था, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इन वेरियस कंट्रीज, राइट, एंड अमंग द मेंबर नेशंस। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट वन इज एनएचआरसी। एनएचआरसी क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये इंडिया में काम करने वाला एक ऐसा मींस कमीशन है जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। चाहे वो जेल में बंद लोगों के ह्यूमन राइट्स है, स्कूल में जाने वाले बच्चों के ह्यूमन राइट्स है, या स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के ह्यूमन राइट्स है, या किसी के भी ह्यूमन राइट्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम, या हम कह सकते हैं कि मींस वॉचिंग का काम, ये बहुत ही ज्यादा क्लोज वॉचिंग रखता है ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, कि कहीं पे क्या किसी के ह्यूमन राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, जैसे ये कहीं भी जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। the members of NHRC can go anywhere to investigate in different matters. They can look into the different matters of all the governmental bodies and non-governmental bodies. तो इस तरह से प्रोटेक्ट, और किसी को भी सम्मन भेज सकते हैं, राइट, किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी को सम्मन भेजकर जो है वो जांच कर सकते हैं। तो इनके पास स्पेशल पावर होती है। लेकिन आपको याद रखना है कि एनएचआरसी के पास इन्वेस्टिगेशन की और क्लोज वॉचिंग की फुल पावर होती है, सम्मन भेजने की पावर होती है, किसी से पूछताछ करने की पावर होती है, लेकिन इसको पुनिश करने की पावर नहीं होती है। इसका मतलब इसके पास जुडिशियल पावर नहीं है, ये किसी को सजा नहीं दे सकता, ये कोई वर्डिक्ट नहीं सुना सकता, और क्योंकि इसके पास कोई जुडिशियल पावर नहीं होती है। एनएचआरसी के बारे में ये चीज ध्यान रखेंगे। दो चीज मैंने आपको बता दी कि क्या पावर है और क्या पावर नहीं है। अब आते हैं कि एनएचआरसी है क्या। ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन है, इसलिए कहते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन बिकॉज इट वाज सेट अप विद अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने 1993 में एक एक्ट पास किया जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये एक्ट पास हुआ 1993 में, ठीक है। तो जो भी चीज, कोई भी कानून पास करके की जाती है, कोई भी एक्ट पास करके अगर किसी चीज को हम इंप्लीमेंटेशन में लाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी, राइट। यानी कि ये अंडर द लॉज कोई चीज है, इंप्लीमेंट हुई है, तो इसलिए हम इसको स्टैट्यूटरी कमीशन कहते हैं। तो ये था एक्ट जिसके अकॉर्डिंग इसको एस्टेब्लिश किया गया था, राइट। इसके बाद में इसी एक्ट में 2006 में एक अमेंडमेंट भी किया गया था, कुछ बदलाव इसमें लाए गए थे कि पहले अगर कोई भी मेंबर है वो किसी भी स्टेट में जाके और उसके बाद किसी पुलिस ऑफिस में या कहीं भी जाके वो उसको पहले इन्वेस्टिगेट करने से पहले मतलब उसको बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न में नोटिस भेजेगा। लेकिन अब 2006 में ये चेंज कर दिया गया कि ऐसा जरूरी नहीं है, कि नोटिस देना जरूरी नहीं है, वो विदाउट इंफॉर्मेशन भी डायरेक्टली जा सकता है।
तो कुछ और प्रोविजन थे इसमें, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट वीडियो हम बना सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन इसके बाद दूसरी चीज इसमें आपको याद रखनी है कि इसमें एक चेयरमैन होता है, वन चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स, ठीक है, 4 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है। ये जो चेयरमैन होता है ये होता है रिटायर्ड CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसका चेयरमैन होगा। तो आजकल इसका चेयरमैन कौन है? HL दत्तू, जो कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, HL दत्तू, वो आजकल इसके चेयरमैन है। 4 मेंबर्स होते हैं इसमें। ये मेंबर्स कौन होते हैं? सुनो, सबसे पहला जो मेंबर होता है, एक मेंबर होता है सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट, सर्विंग या रिटायर्ड, तो यानी कि अभी काम कर रहा है या रिटायर्ड हो चुका है। और एक मेंबर होता है सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। 2 ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको स्पेशल नॉलेज होती है अबाउट ह्यूमन राइट्स। 2 ऐसी पर्सनैलिटीज होती हैं जिनको स्पेशली ह्यूमन राइट्स की नॉलेज होती है। 2 वो मेंबर होते हैं। कितने मेंबर हो गए? 4 मेंबर। इन मेंबर्स को एक स्पेशल कमेटी जो है वो सेलेक्ट करती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आ गया, जिसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसके मेंबर्स आ गए, राइट। इस तरह से वो कमेटी जो होती है वो इनको सेलेक्ट करती है और इनको अपॉइंट करने का काम करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स ऑल द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये आपको याद रखनी है सारी चीजें। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 4 और मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर्स। ये कौन से मेंबर्स होते हैं? इनको कहते हैं एक्स ओफियो मेंबर। ये 4 अदर मेंबर्स होते हैं। एक्स ओफियो मेंबर्स का मतलब क्या होता है कि ये वो मेंबर है जो इसके ओरिजिनल मेंबर तो नहीं है, लेकिन मेंबरशिप इनको दे रखी है, यानी कि इनकी जो सैलरी है इन मेंबर्स की, वो इस पोस्ट के लिए ना मिलके जो इनकी दूसरी पोस्ट है उसके लिए मिलती है। तो एक्स ओफियो का मतलब यही होता है कि ओरिजिनली दिस इज नॉट योर फंक्शन, राइट, बट यू हैव मींस असाइन्ड विद सम काइंड ऑफ अदर ड्यूटी, बट फॉर दैट ड्यूटी यू आर नॉट टेकिंग द सैलरी, यू आर नॉट ड्रॉइंग द सैलरी। तो एक्स ओफियो मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि राज्यसभा का एक्स ओफियो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ओफियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उसको एक्स ओफियो चेयरमैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सैलरी वाइस प्रेसिडेंट की लेता है, राज्यसभा के चेयरमैन होने के लिए सैलरी नहीं मिलती उसको। तो इसलिए क्या हो गया कि सैलरी कहीं और से, ओरिजिनल उसका वर्क दूसरा है और वो उसको दूसरी ड्यूटी उसको दे रखी है। तो ये स्पेशली पोस्ट होती है। एक्स ओफियो 4 मेंबर्स होते हैं इसमें, जो कहां से आते हैं सुनो। ये आते हैं नेशनल कमीशन फॉर एससीज। ये जो नेशनल कमीशंस होते हैं, नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, माइनॉरिटीज और विमेन। ध्यान से सुनो, दोबारा बता रहा हूं। ये जो 4 एक्स ओफियो मेंबर्स होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, ये एक मेंबर तो होता है द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। एक इसका मेंबर होता है जो कि हेड होता है, यानी कि चेयरमैन होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एक होता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का हेड और एक होता है नेशनल कमीशन फॉर विमेन का हेड। इस तरह से 4 एक्स ओफियो चेयरमैन ये हो गए। अच्छा, अब मेंबर्स का जो टेन्यूर है वो देखते हैं कितना है। टेन्यूर है इनका 5 साल, 5 इयर्स या 70 इयर्स ऑफ एज, राइट। दोनों में से जो पहले हो जाए तो ये मेंबर जो है रिटायर हो जाते, या तो 5 साल या फिर 70 इयर्स ऑफ एज। ये इनका हो गया टेन्यूर। तो इस तरह से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में मैंने आपको जो बातें बताई है उनको आपने याद रखना है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल ड्यूटीज।
ये हमारा अगला टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड। 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। दीज ड्यूटीज वर एडेड लेटर। कब? अकॉर्डिंग टू 42nd अमेंडमेंट, according to 42nd amendment in 1976। 1976 में 42nd amendment के अकॉर्डिंग 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। 10 राइट, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें ऐड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां से? यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। दीज वर टेकन फ्रॉम यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, these fundamental duties were added during the कांग्रेस गवर्नमेंट in 1976। और उस टाइम कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी? 10। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके लिए स्पेशल क्लेम्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं वो आपका एक कंसेंसनेस होता है, आपका एक ये है कि आपकी कंट्री के लिए आपकी ड्यूटीज होती हैं जो आपको पे करनी चाहिए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं, उनके पीछे जुडिशियल पावर होती है, यानी कि उनको तोड़ने पे कोई भी अगर पर्सन आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो जुडिशरी में उसको पनिशमेंट देने का एक प्रोविजन है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को तोड़ने पे ऐसा आज तक कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं आया है कि उसको पनिशमेंट मिले। तो एक तो ये हो गया कि जुडिशियल इनके पीछे पावर नहीं होती है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और एवरी एंड ईच सिटीजन इज सपोज टू पे द फंडामेंटल ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेशन। तो अब जो है हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है दैट वाज एडेड अकॉर्डिंग टू 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट इन 2002। ये क्या है कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द ड्यूटी टू प्रोवाइड द कंपल्सरी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। कि बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों का ये अधिकार बन गया, और उनके पेरेंट्स का ये क्या बन गया? फंडामेंटल ड्यूटी बन गया अकॉर्डिंग टू 86th अमेंडमेंट 2002 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक और स्पेशल चीज इसके बारे में कि कहां पे, वेयर आर दीज प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इन पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। ये आपको याद रखनी दो चीजें, पार्ट 4A में है और आर्टिकल 51A में है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 36 से और 51 तक। ये पार्ट 4 है पूरा, और ये पार्ट 4A है 51A, राइट, पार्ट 4A। तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां है। तो ये कुछ क्वेश्चन बन गए इसमें, कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इनको लिया गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज उस टाइम थे, आज कितने हैं, और 11th कब ऐड किया गया, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे ऐड किया गया, और कहां पे इनको रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये सारी चीजें। एक छोटा सा टॉपिक बचता है आपका पी साईनाथ का। आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है पी साईनाथ wrote some article in the Hindu newspaper in 1999 to explain or describing the existence of untouchability in our country। आपको याद रखना है पी साईनाथ ने 1999 में कुछ आर्टिकल्स द हिंदू में लिखी और ये बताया कि आज भी अनटचेबिलिटी इंडिया में है, although the constitution has completely abolished all kinds of untouchable activities regarding untouchability according to article 17। लेकिन अभी भी आज भी हमारी कंट्री के अंदर ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं। जैसे उन्होंने बताया कि
still the barbers are keeping two kinds of equipments, two kinds of scissors, combs, कि एक तो लोअर कास्ट के लिए और दूसरे नॉन जो लोअर कास्ट के नहीं है उनके बाल काटने के लिए। आज भी चाय की दुकानों पे, टी स्टॉल्स पे दो टाइप के कप रखे जाते हैं, पहले टाइप के जो लोअर कास्ट के लिए नहीं है और दूसरे लोअर कास्ट के लिए है। तो इस तरह से जब एक्टिविटी सामने आती है तो पता लगता है कि स्टिल अनटचेबिलिटी इज एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री। ये आपका आ गया लास्ट टॉपिक। So in this way, dear students, we have completed this chapter, and you have to revise this chapter again, watching this video again, and revise the notes. जो आपको notes और क्वेश्चन मिलेंगे उनको अच्छे से रिवाइज करें। Thank you. Have a nice day.